आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात चुनाव से पहले सेंधमारी की, क्योंकि चुनाव में सेंधमारी माहौल बनाने का सबसे धारदार हथियार है। और ऐसी ही एक तोड़फोड़ टीम का ऐलान कर भाजपा ने अपने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। लेकिन निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि टिकट एक है और दावेदार अनेक हैं। कोई पत्नी के लिए टिकट मांग रहा है, तो कोई बेटे के लिए, तो कोई बहू के लिए। लेकिन निकाय चुनाव में जितनी हुंकार सपा और भाजपा भर रही है, उतनी ही दमखम छोटे खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं, जिनका जोर अपना खेल बनाने से ज्यादा दूसरों का खेल बिगाड़ने पर है। और इसी के साथ बात होगी महागठबंधन के महामुकाबले की, क्योंकि नीतीश कुमार और राहुल गांधी की एक मुलाकात ने देश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए विश्लेषण में बात सबसे पहले भाजपा की तोड़फोड़ ब्रिगेड की, जिसने निकाय के लिए अपना 700 वाला मिशन एक्टिवेट कर दिया। क्योंकि भाजपा ने अपने लिए जहां 700 सीट जीतने का लक्ष्य रखा, वहीं विपक्ष में सेंधमारी करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को काम पर लगाया है। चुनाव से ठीक पहले सेंधमारी करना भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहा है, क्योंकि जब दूसरे दल के नेता भाजपा में आते हैं तो इससे माहौल बनता है। लोगों को लगता है कि जिस दल में नेता आ रहे हैं उसकी हवा चल रही है। भाजपा की तोड़फोड़ ब्रिगेड मिशन 700 एक्टिवेट। विपक्षी खेमे में सेंधमारी 23-24 की तैयारी। जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, हर गली, हर सड़क, हर चौराहे पर सिर्फ चुनाव की चर्चा है। क्योंकि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर जो टारगेट सेट किया, उसने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी। भाजपा ने निकाय चुनाव की 760 में से 700 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसमें नगर निगम की सभी 17 सीटों के साथ साथ बड़ी संख्या में नगर पालिका और नगर पंचायत जीतने की तैयारी है। पूरी तैयारी भैया, बीजेपी जीतेगी और पूरे कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश तक के सब जुट गए हैं, बीजेपी जीतेगी। नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद की कम से कम 700 सीटें जीतने का लक्ष्य। इसमें भी बात करें अगर 17 नगर निगम की, तो पार्टी की कोशिश है कि सभी नगर निगम में महापौर की सीट पर कमल खिलाया जाए। इसे लेकर पार्टी सभी जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ, उनका ध्यान रखने के साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी खास रणनीति के तहत काम कर रही है। गौरतलब है कि भाजपा चुनाव से पहले अपने लिए लक्ष्य तय करके विरोधियों के सामने एक बड़ी लाइन खींचना चाहती है। क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो भाजपा अपने लिए पहले से टारगेट फिक्स कर लेती है। लेकिन भाजपा की रणनीति सिर्फ टारगेट सेट करने तक सीमित नहीं। भाजपा ने विपक्षी खेमे को कमजोर करने के लिए बड़ी सेंधमारी की तैयारी भी की है, जिसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को दी गई है। भाजपा की नजर विपक्ष के उन महारथियों पर है जो निकाय चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दूसरे दलों में भी अब सेंधमारी की तैयारी है बीजेपी की। जो दूसरे दल से अगर कोई पार्षद आना चाह रहा हो, उसके लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुले। हाँ, निश्चित रूप से जो हमसे सहमत है, हमारे साथ काम करना चाहता है, हमारे विचारधारा से सहमत है, लड़ सकता है, जीत सकता है और हमारी पार्टी में सहमति है, हमारे संगठन में सहमति है, कोई विवाद नहीं है, तो निश्चित रूप से सबका स्वागत है और सबको लड़ाने का काम है। निकाय चुनाव में अपनी जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है। सोर्सेज की माने तो इस सेंधमारी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की बड़ी भूमिका हो सकती है। सोर्सेज के अनुसार विपक्षी दलों के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी हैं। दरअसल चुनाव से ठीक पहले सेंधमारी करना भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहा है, क्योंकि जब दूसरे दल के नेता भाजपा में आते हैं तो इससे माहौल बनता है। लोगों को लगता है कि जिस दल में नेता आ रहे उसकी हवा चल रही। इसी रणनीति को भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपनाया था। तब भाजपा की तोड़फोड़ ब्रिगेड की कमान भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संभाली थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्षी खेमा भाजपा के मिशन तोड़फोड़ का
जवाब दे पाएगा या फिर भाजपा के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। कोई सेंधमारी नहीं है। लगातार भाजपा के बड़े बड़े तबके में एक नाराजगी है, उनका भी मन वहाँ पर नहीं लग रहा। हम लोग अपनी विचारधारा में उन सबका स्वागत करते हैं, आए और हमारे दल में शामिल हों। तो भाजपा से कई लोगों को ला रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से अभी आप देखिएगा, उनका टिकट हो जाने दीजिए। जैसे ही टिकट होंगे बहुत सारे लोग भागेंगे। ये पार्षद के होंगे या और बड़े भी हो सकते हैं। अभी कुछ बड़ा चुनाव आ जाने दीजिए, बड़े लोग भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंधमारी कर रही है। सपा के बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो टूट के भाजपा में जा रहे हैं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और कोई पार्षद, कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति नहीं जा रहा। मतलब एकदम साफ, भाजपा ने अपने पत्ते खोल अपनी आक्रामक रणनीति का ऐलान कर दिया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा के सामने कोई टिक पाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव में नगर निगम की लड़ाई ऐसी है जहां भाजपा को टक्कर देना तो दूर की बात, कोई छू तक नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव में टिकट की डिमांड हाई, अखिलेश के सामने बंटवारे की लड़ाई। क्योंकि भाजपा जहां सेंधमारी की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि टिकट किसको दे ये तय नहीं कर पाई। क्योंकि कई टिकट ऐसी हैं जहां पर कई दावेदार हैं, और उससे भी ज्यादा मुश्किल तो इस बात की है कि सपा के कई नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब अखिलेश किसी एक को टिकट देते हैं तो फिर दूसरे की नाराजगी का खतरा है। टिकट की डिमांड हाई, अखिलेश के सामने बंटवारे की लड़ाई। पहले चरण में 22 दिन बाकी, समाजवादी खेमे में टेंशन भारी। निकाय चुनाव में जितनी टेंशन चुनाव जीतने की है, उससे ज्यादा मुश्किल टिकट फाइनल करने की है। और सबसे ज्यादा टिकटों को लेकर अगर मारामारी किसी पार्टी में हो रही तो वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि भाजपा की तरफ से सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी नेता के रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में पत्नी, बेटे, बहू के लिए टिकट मांगने वालों की लंबी कतार है। अब अखिलेश यादव के सामने मुश्किल इस बात की है कि वो किसी के रिश्तेदार को टिकट देते हैं तो दूसरे की नाराजगी खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ मेरठ में हुआ, जब महापौर के टिकट के लिए सपा विधायक अतुल प्रधान और रफीक अंसारी दोनों अपनी अपनी पत्नी की दावेदारी लेकर खड़े हो गए। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतुल प्रधान की पत्नी का टिकट फाइनल माना जा रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये हाल एक सीट पर है तो बाकी जगह क्या होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ नगर निगम का नहीं, नगर पालिका और नगर पंचायत को लेकर भी ऐसी ही टेंशन है। क्योंकि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं रही है, और इसीलिए अखिलेश यादव लगातार अब ऐसे कैंडिडेट के सिलेक्शन में जुटे हैं जो इस बार निकाय चुनाव में जीत हासिल कर सके। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ये जो निकाय चुनाव है, जिसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, वहाँ पर ज़्यादा सीटें जीतकर एक संदेश भी दे सके। हालांकि समाजवादी पार्टी नगर निगम की कई सीटों पर उम्मीदवार को लेकर तस्वीर साफ करती नजर आ रही। जैसे गोरखपुर से भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद का टिकट पक्का माना जा रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने काजल निषाद को गोरखपुर से तैयारी करने को कहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में काजल निषाद को गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन काजल 42,000 वोट से चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल बड़ा है कि काजल नगर निगम में साइकिल की रफ्तार बढ़ा पाएंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल इस बात की है कि वो नगर निगम में कोई कमाल नहीं कर पाई है। यही वजह है कि वो उम्मीदवार का सिलेक्शन करने में जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय मिजाज के साथ साथ भावनात्मक अपील का भी खास ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात कर खुद नसीम सोलंकी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जहाँ तक मैं परिवार से जुड़े होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि वो परिवार मानसिक स्थिति से अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनकी मिसेस खुद भी महाराजगंज में पड़ी हुई हैं अपने बच्चों को लेके। अब चुनाव को टाइम देना है, वहाँ किसको देखें। अगर दिमागी सुकून होता उन्हें कुछ, तो एक बात सोची जा सकती थी। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने जाकर के साफ तौर पर यह कहा है कि
जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसमें वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उनको एक बार फिर से ये सोचने के लिए कहा गया है और वक्त दिया गया है कि पार्टी समाजवादी पार्टी नसीम सोलंकी को महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारना चाहती है। ऐसे में वो घर परिवार में विचार विमर्श कर लें और जेल में बंद महाराजगंज जेल में बंद विधायक पति इरफान सोलंकी से इस बारे में चर्चा कर लें और उसके बाद अपना फैसला सुनाएं। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी बीते साल दिसंबर से जेल में बंद है। सपा चाहती थी कि इरफान की पत्नी को मेयर का टिकट देकर जनता की सहानुभूति ली जाए, लेकिन सपा टिकट फाइनल करती उससे पहले ही इरफान सोलंकी की पत्नी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ विधायकों की पत्नी और रिश्तेदारों को ही टिकट देगी या फिर अपने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव के छोटे खिलाड़ी जीत की बड़ी दावेदारी, क्योंकि भले ही निकाय चुनाव में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच मानी जा रही हो, लेकिन सुबह सपा बड़े खिलाड़ियों का खेल खराब करने का दम भर रही है, जिसने 5 महापौर सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। और वहीं संजय निषाद ने भी भाजपा के सामने अपनी डिमांड रख दी है। राजभर के 5 खिलाड़ी किस पर पड़ेंगे भारी? संजय निषाद की हुंकार, सीट वाली ललकार। निकाय चुनाव के छोटे खिलाड़ी जीत की बड़ी दावेदारी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि जहां भाजपा और सपा अभी तक उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मंथन पूरा नहीं कर पाए, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने महापौर की 5 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। सुभाषपा ने लखनऊ से अलका पांडे, वाराणसी से आनंद तिवारी, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव और कानपुर से रमेश राजभर को उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही राजभर ने 87 नगर पालिका और 117 नगर पंचायतों में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। रमेश राजभर कानपुर, श्रीमती अलका पांडे लखनऊ मेयर, आनंद तिवारी बनारस, महेश प्रजापति इलाहाबाद प्रयागराज, गाजियाबाद भार्गव दयाराम भार्गव। जहां राजभर निकाय चुनावों में दम लगा रहे, तो वहीं भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल भाजपा के सामने नई डिमांड रख दी है। संजय निषाद ने भाजपा से नगर पालिका और नगर पंचायत की 9-9 सीट मांगी। संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी महापौर का चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन मछुआ समाज के प्रभाव वाली जो नगर पालिका और नगर पंचायत हैं, वो उन पर चुनाव जरूर लड़ेगी। पहले फेज में आपने कितना टिकट मांगा? देखिए, हमने लगभग नगर पंचायत के हैं 9 हैं और उतने ही के आसपास नगर पालिका के भी हैं। मेयर के लिए हमने कोई आवेदन नहीं किया। मैंने भी वार्डों में जो उतना हर जिले में लगभग हमारे वार्ड में जहाँ जहाँ संगठन के लोग खड़े हैं, उस वार्ड में कहीं 4, कहीं 5 है, कहीं 10, इस तरीके से है। अब सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा संजय निषाद को इतनी सीट देगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद निकाय की इस लड़ाई में बड़े खिलाड़ी साबित हो पाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी ने भी हुंकार भर दी है। डॉक्टर संजय निषाद ने तो साफ कर दिया है कि वो मेयर के चुनाव पर भले ही कोई टिकट ना मांगे, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में 9-9 सीटें भाजपा से मांगेंगे। इसके अलावा बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो उन्होंने भी राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कुछ सीटों पर नगर निगम पर महापौर के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद की सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा होना शुरू हो चुकी है। दरअसल संजय निषाद का तो भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए निकाय का ये चुनाव एक अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अब तक जितनी भी सीट विधानसभा चुनाव में जीती, उसमें गठबंधन का बड़ा योगदान रहा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि राजभर की छड़ी बिना सहारे के खड़ी हो पाएगी, क्योंकि राजभर का दावा है कि सपा और बसपा का दामन छोड़ कई नेता सुभाषपा में आए हैं। वहीं मंगलवार देर रात ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी, जिससे भाजपा और सुभाषपा के बीच गठबंधन की अटकलें एक बार फिर शुरू हो गई। लेकिन गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर दोनों ही तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात महागठबंधन का महामुकाबला, टारगेट पर दिल्ली का किला, क्योंकि फिर से एक बार महागठबंधन की चर्चा तेज हो गई है।
क्योंकि दिल्ली में नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच एक बड़ी बैठक हुई, जिसे राहुल गांधी ने ऐतिहासिक, नीतीश कुमार ने 24 के लिए जरूरी बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर महागठबंधन हुआ तो इसका नेता कौन होगा, क्योंकि यही सवाल जब पूछा गया तो राहुल, नीतीश, तेजस्वी सबने चुप्पी साधी। महागठबंधन का महामुकाबला, टारगेट पर दिल्ली का किला। नीतीश ने की राहुल से मुलाकात, या प्रधानमंत्री पद पर बनेगी बात। दिल्ली से आई इस तस्वीर ने फिर एक बार महागठबंधन की तैयारी को हवा दे दी है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री फिर एक बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर महागठबंधन को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मौजूद रहे। बैठक के बाद नीतीश, खड़गे और राहुल गांधी ने मीडिया से बात भी की। खड़गे ने नीतीश के साथ हुई इस बैठक को ऐतिहासिक बताया, तो राहुल ने बैठक की तस्वीर को ट्वीट करते हुए साथ मिलकर लड़ने की बात कही। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। लेकिन जब इन नेताओं से पूछा गया कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव सबने चुप्पी साध ली। वहीं राहुल गांधी से पहले नीतीश कुमार मंगलवार को लालू यादव से भी मिले थे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव से नीतीश कुमार की पहली मुलाकात थी। बताया जा रहा कि लालू और नीतीश के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, लेकिन जो मुलाकात राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार की हुई, उसने देश की राजनीति का पारा गर्म कर दिया है, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में नीतीश का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा, क्योंकि इससे पहले नीतीश पिछले साल सितंबर में दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। और अब फिर से नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कई बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को साथ आने की अपील कर चुके हैं। नीतीश ने फरवरी में कहा था कि अगर सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी तो भाजपा 100 सीट पर सिमट जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर महागठबंधन बना तो उसमें समाजवादी पार्टी होगी या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की तरह ही अखिलेश भी तीसरे मोर्चे की पिच तैयार करने में जुटे हैं। जब सपा ने बंगाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी, तब अखिलेश की एक मुलाकात ममता बनर्जी के साथ हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सभी दल एक साथ एक मंच पर आएंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी साथ है, तो वहीं केरल में ये दोनों आमने सामने हैं। यही सवाल टीएमसी और लेफ्ट को लेकर भी है। वहीं कांग्रेस को लेकर अखिलेश भी कई बार चुप्पी साध चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और चलिए विश्लेषण में अब बात लौटकर अतीक यूपी आया, क्योंकि फिर से एक बार अतीक यूपी आ गया है और फिर एक बार उसी नैनी जेल में है जहां से अतीक का पुराना रिश्ता रहा है। पिछली बार जब अतीक को यूपी लाया गया था, तब अतीक को कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के गुनाहों का हिसाब होना है। लौटकर अतीक यूपी आया, कोर्ट में होगा गुनाहों का हिसाब।
टेंशन में अतीक, सजा से पहले भयभीत। माफिया अतीक की जिंदगी एक बार फिर लौटकर वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई, क्योंकि ये वही प्रयागराज है, वही नैनी जेल है जिसका अतीक से पुराना नाता है। अतीक को नैनी जेल की 13 नंबर बैरक में रखा गया और अब 13 अप्रैल को अतीक के भविष्य का फैसला होगा। माफिया अतीक अहमद को 15 दिनों में दूसरी बार प्रयागराज लाया गया है। दोनों ही बार वजह बने हैं बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल। अतीक को पिछली बार 27 मार्च को तब प्रयागराज लाया गया था जब अगले दिन उमेश पाल अपहरण केस में अदालत का फैसला आना था। अतीक अहमद पहले ही कह चुका है कि वो और उसका परिवार मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन माफिया की मुश्किलें फिलहाल यहीं खत्म होने वाली नहीं हैं। पिछली बार जब अतीक को यूपी लाया गया था तब अतीक को कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई और अब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के गुनाहों का हिसाब बाकी है। लेकिन अब जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तब अतीक रास्ते भर टेंशन में नजर आया। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। लेकिन कई बार अतीक विक्टिम कार्ड भी खेलता नजर आया, लेकिन जो गुनाह अतीक ने किए हैं उनका हिसाब अभी बाकी है, क्योंकि अतीक पर 101 मुकदमे हैं जिनमें से सिर्फ अभी एक पर ही फैसला आया है, यानी अतीक के 100 गुनाहों का हिसाब अभी बाकी है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।